कि देख लेता है मगर वो मुस्कुरा देता नहीं, देख लेता है मगर वो मुस्कुरा देता नहीं, ख्वाहिशें देता है लेकिन हौसला देता नहीं। वो अजब मुनसिफ है मुझको रोज़ करता है तलब, मुझ पे इल्ज़ामों का लेकिन फैसला देता नहीं। वाह। और कह तो देता है चले जाओ, बड़े गुस्से से वो रास्ते से हट के लेकिन रास्ता देता नहीं। वाह वाह। और मैं वो खुदा की बात करता है झुकाने के लिए, मुंतज़िर हूँ मुझको अपना वास्ता देता नहीं। और सब यही कहते हैं देखा हम मना करते न थे, कोई भी हारे हुओं को हौसला देता नहीं। वाह 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 वाह। और आओ हम सब मिलके ताहिर जंगलों में जा बसें, शहर में कोई किसी को रास्ता देता। हाय हाय हाय, वाह वाह। सेलिब्रिटी टॉक शो के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अशर असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक और गेस्ट के साथ, और आज के गेस्ट का तारुफ करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे उस्तादों में से हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे ही प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ है और हम बचपन से उनके फ़ैन हैं। मैं एक नाम लूँगा और आप सब लोग जो मेरी एज ग्रुप के हैं उनको फ़ौरन पहचान लेंगे, ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन जैसे सुपरहिट ड्रामे के खालिक हफीज़ ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है एक जूनियर डायरेक्टर के सामने बैठ के इंटरव्यू देना? I always love it। जब मैं अपनी छोटी उम्र के लोगों से मिलता हूँ तो अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। चलें, जिंदाबाद। नहीं, माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी अभी भी बिल्कुल जवानों जैसी है। आपकी एनर्जी हम देखते हैं, आपका काम देखते हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी एनर्जी अभी भी जवानों वाली है। क्या राज है इस एनर्जी के पीछे? इस एनर्जी का राज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, एक तो नौजवानों के साथ इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ माशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, और जहाँ कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई बुलाता है तो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे BNU में, IAC में, USA में पढ़ाया, तो उस वजह से भी आई कीप माई सेल्फ यंग समहाउ। साइकोलॉजिकल असर होता है। जिंदाबाद। दूसरा ये कि मैंने ये सीख लिया है कि यू आर व्हाट यू थिंक, अ मैन इज़ व्हाट हिज आइडियाज़ आर। और फिर मैं अपने आप को ज़माने के साथ रवां दवां रखता हूँ और ज़माने का हुनर सीखता हूँ। जिस तरह तब्दीली आती है उस तब्दीली के साथ चलता हूँ। ऑफ कोर्स अपनी रवायात को अपने साथ लेके भी आता हूँ, मगर जो जदीद ज़माने की जो रवायात हैं, या आपको जदीद टेक्नोलॉजी है, या आपको जदीद ख़याल है, अल्लाह ने मेरे अंदर ही सलाहियत दी है कि मैं उसको भी कॉम्प्रिहेंड करता हूँ और उससे फ़ायदा उठाता हूँ। मैं मतलब मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन पे SMS भी चेक नहीं कर सकते। मैं प्रीमियर सीखता हूँ इस उम्र में, और प्रीमियर में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे ज़िंदा रखती हैं और जिंदाबाद। तो सर ज़िंदगी की कितनी बहारें देख चुके हैं माशाल्लाह? मैं जी सितंबर में 2 सितंबर को 73 का हो गया था। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। बड़ी ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी आपका इस एज ग्रुप में इतना अच्छा एनर्जी लेवल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बस अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने दुनिया में, अल्लाह ताला अगर किसी को ज़्यादा वक्त देता है तो उसकी मेहरबानी होती है, वरना वो किसी वक्त भी ले जाए। समझते थे बड़े लोग, पीट्स जैसा इतना बड़ा राइटर वो किस उम्र में चला गया था? बिल्कुल ऐसे। तो कई लोग बहुत जीते हैं और बहुत प्रोड्यूस करते हैं, लाइक द फेमस डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इज अबव 80 और अभी उसमें हुई है। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये आपका ज़िंदगी के साथ एक एटीट्यूड होता है अशर, कि आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं। तो ये मीडिया इंडस्ट्री में आपका पहला कदम किस उम्र में, मतलब हम कितना अरसा समझें आपको मीडिया इंडस्ट्री में हो गया है? देखिए, अगर तो आप ये देखें कि मैं इधर कैसे आया, तो वो बहुत जल्दी आ गया था। इवन मैं 7वीं 8वीं जमात में हमारी एक बज़्म अदब होती थी, इकबाल हुसैन हाई स्कूल में मैं पढ़ता था गड़ी शॉप में, तो उसमें हम छोटे छोटे ड्रामे किया करते थे।
अच्छा। उसमें जो एनएफएल जिनका रेमू बाबा भी उसमें होता था और मुफ्तिजात भी होता था और मैं भी था, फिर और लोग थे। फिर जब हम कॉलेज में गए रेलवे रोड में तो उसका ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन कर लिया, फिर सामने का सिविल लाइंस में ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर थिएटर बाकायदा करना शुरू किया। अलहमरा में ड्रामे किए, है कोई ऐसा, और सरमद सवाई साहब का लिखा हुआ अशरफुल मखलूकात। तो इस तरह जुड़ते चले गए, फिर रेडियो पे आना जाना हो गया। लेकिन प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रोफेशनल कैरियर ऐसे शुरू हुआ कि जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने ज्वाइन की नेस्पाक। नेस्पाक में फारूक जमीर गौरी साहब, फेमस एक्टर। जी जी बिल्कुल, मैंने काम भी किया उनके साथ। बिल्कुल दोस्त, वो मेरे बॉस थे। उन्होंने मेरी जो जिम्मेदारी लगाई वो थी, एक मैगजीन उनका निकलता था, न्यूज़ लेटर, उसका मैं असिस्टेंट एडिटर था। तो उन्हीं दिनों पीटीवी में मुझे काम करने का शौक उस वक्त से है जब से पीटीवी यहाँ पे आया। तो मैं जब बचपन में टेलीविज़न देखता था तो मैं सोचता था कि आई विल वर्क फॉर दिस इडियट बॉक्स। उसको उस वक्त इडियट बॉक्स कहते थे कि आप यूँ देख रहे हैं और सुन रहे हैं और कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह उन्होंने मेरा तारुफ करा दिया अलीम पाशा से। अलीम पाशा उन दोनों एक प्रोग्राम करते थे बच्चों का, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, वो क्वेश्चन आंसर और नज़में, शायरी, सब कुछ, क्योंकि शायर तो हूँ। तो ये इस तरह मेरा एक लिंक बन गया। जब मुझे वहाँ 4-5 साल हो गए नेस्पाक में, तो एक जॉब अनाउंस हुई CTV में प्रोड्यूसर की। उसके लिए मैंने अप्लाई किया, रिटन टेस्ट दिया, मैं फेल हो गया। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया। खैर सब्र शुक्र किया, लेकिन जॉब की फिक्र नहीं थी। तो एक दफ़ा फिर जॉब अनाउंस हुई, इस दफ़ा प्रोडक्शन असिस्टेंट की। मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। मैं उस वक्त नेस्पाक में शायद ग्रुप 6 या ग्रुप 7 में होऊंगा। अच्छी खासी तनख्वाह भी थी उस लिहाज से, ज़माने के लिहाज से। तो मैंने अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू में गया तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड तो सामने पढ़ा होता है ना उनके कि ये क्या क्या करता रहा। उस वक्त तक मेरी किताब छप चुकी थी, ये वाली किताब 8वां रंग जो है, 8वां रंग, ये छप चुकी थी और ये उनके इल्म में थी। फिर उसके अलावा पीटीवी की स्क्रिप्ट राइटिंग भी उनके इल्म में होगी यकीनन। फजल कमाल साहब थी उसमें और शहजादा नासिर थे या पता नासिर साहब थे। तो उन्होंने मुझसे कोई ख़ास सवाल नहीं किया, वो सामने रख के बैठे रहे। फजल कमाल साहब ने एक सवाल कर दिया। फजल कमाल साहब उस वक्त कैरेक्टर प्रोग्राम्स थे पीटीवी के। कहने लगे, हफीज़ साहब आप कहते हैं कि आप किताब लिख रहे हैं टेलीविजन प्रोडक्शन में, ज़रा ये तो बताएं कि टीवी के कैमरे में फिल्म कौन सी पड़ती है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैंने कहा सर उसमें कोई फिल्म नहीं पड़ती, उसमें 3 बीम्स होती हैं, तो RGB की वो 3 कलर्स बाहर से लेके उस वक्त वैसे टेक्निक और थी, वो पीछे जाके मिक्स होके एक रंग बनता है, जो एक टेक्निकल आप कहते हैं, वो जाके रिकॉर्ड हो जाता है। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा बस ठीक है जाओ। मैं सोचा बस मेरा कुछ नहीं करना। एक सवाल में इंटरव्यू करते उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। और एक और हैरत हुई कि मुझे लेटर आ गया कि आके ज्वाइन करें। तो इट वाज 1980 यानी कि more than 4 decades। माशाल्लाह, more than 4 decades। क्या खोया क्या पाया? मैं समझता हूँ मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने पाया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं। अच्छा शुरू में बहुत डिफिकल्टी हमेशा होती है, एक तो सीखने का अमल। वहाँ उस वक्त बीटीवी का प्रोसेस बड़ा हार्ड था। उसके बाद तो लोग बराह रास्त प्रोड्यूसर आना शुरू हो गए ना, और फिर बेड़ा गर्क भी हुआ। लेकिन उस वक्त ये था कि प्रोडक्शन असिस्टेंट आते थे ग्रुप 4 में। मैं ग्रुप 6 जॉब छोड़ के 4 में आया, पैशन देखे। उसके बाद जब वहाँ पे आ गया तो फिर मुख्तलिफ प्रोड्यूसरों की मैंने असिस्टेंटशिप की। कभी किसी के साथ लग गए, कभी जावर साहब के साथ, कभी अजीम के साथ, कभी राशिद डाक के साथ, कभी यूब खबर के साथ। तो आहिस्ता उन्होंने फिर हमें प्रोडक्शन असिस्टेंट से असिस्टेंट प्रोड्यूसर अच्छा बन गए। जब असिस्टेंट प्रोड्यूसर बन गए ना, फिर उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कहने शुरू कर दिया। अब वो ट्रेनिंग का पीरियड शुरू हो गया, जॉब ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक है।
फिर प्रोड्यूसर हो गए। अच्छा, अब प्रोड्यूसर होने के बाद भी अशर एक और ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम शुरू हो गया। हमें तो कोई काम ही ना करने दे, सीनियर हमें काम ना करने दे। वो कहे भाई ये पढ़ा लिखा आदमी आ गया कहीं से उठ के, और ऐसा ना हो कि ये काम आगे को निकल जाए, बहुत अच्छा करके निकल जाए या बहुत ख़राब कर दे। तो फिर हफीज़ ताहिर ने सोचा कि हफीज़ ताहिर क्या करे। शुरू में तो मोहम्मद निसार हुसैन उस वक्त होते थे हमारे यानी मैनेजर, यहाँ पे फेमस प्रोड्यूसर। बिल्कुल। तो उन्होंने पहले हमें लगाया एक डॉक्यूमेंट्री पे। उसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी सीखी। हम जाते थे पंजाब के मुख्तलिफ बड़े शहरों में उनके डॉक्यूमेंट्री करनी, फिर उसकी जो यूथ थी उनको स्टूडियो में इनवाइट करना और उनके इंटरव्यू करने और वो डॉक्यूमेंट्री और स्टूडियो को मिक्स करके प्रोग्राम चलाना। जब वो प्रोग्राम कुछ अर्सा कर लिया तो निसार साहब ने बुलाया, पंजाबी गल कर दे, इसने कहा था तू तेरा रंग हो गया काला बार फिर के, तू स्टूडियो जा जा। फिर मैंने बच्चों के लिए एक सीरियल की तलाश, और भी बड़े किए प्रोग्राम। फिर मैंने एक प्रोग्राम किया क्विज प्रोग्राम सर्जरी रुत, वो कई साल चला। पहले मैंने किया, फिर किसी और प्रोड्यूसर ने किया, और किसी प्रोड्यूसर में चलते रहा। तलाश से मुझे ड्रामा करने की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद मैंने कुछ बड़ों के लिए आइडियाज़ दिए, लेकिन वो उचक लिए गए। यानी दूसरे प्रोड्यूसर्स ने कहा वो छोटा है, ख़राब कर देगा, ऐसा हम दे दो। सो एक बड़ा शानदार आइडिया मेरा 4 सूर के नाम से मैंने दिया था कि मुख्तलिफ स्टेशन पे जाऊंगा, हर रीजन की कहानियाँ, लोक स्टोरीज इकट्ठी करूँगा, और या वहाँ की शॉर्ट स्टोरीज उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके ड्रामे बनाएंगे और करेंगे। बिल्कुल सही है। पहले तो रफ़ीक बड़ा एक मरहूम, अल्लाह ने सलामत रखे, कहीं जहाँ जन्नत में कहीं हैं, तो रफ़ीक बड़ा साहब मरहूम, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने आइडिया प्रूव किया, बाहर से वहाँ से इस्लामाबाद से प्रूव होके आ गया, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाओ काम शुरू करो, जाओ मुख्तलिफ स्टेशन पे जमा करो। मैं बड़ा खुश, मैं तो कमाल हो गया, ये तो मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगले दिन मैं गया तो पता लगा कि वो आइडिया की कहानियाँ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई और मेरी इसमें सिर्फ एक कहानी आई। तो इस तरह पीटीवी में इस प्रोग्राम की स्नैचिंग होती। तो ये पॉलिटिक्स होती थी कि कोई नज़र आ गया किसी सीनियर या जूनियर प्रोड्यूसर को कि यार ये ड्रामा अच्छा है, ये क्लिक हो जाएगा, ये उसके पास जा रहा है, तो मैं किसी तरह इसको खुद इसको डायरेक्ट। ये आपको यही तो बता रहा हूँ। नहीं, ये रूटीन में होता था, होता रहता था। अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा इसी बात से, ऐनक वाला जिनके पीछे भी कोई ऐसी कहानी है कि वो आपसे छीनने की कोशिश की गई हो, या आपको दिया गया हो कि यार ये बच्चों का है, ये तो ऐसे ही है, प्रोडक्ट कर लो, कुछ ऐसा है, या वो ऑन मेरिट? बस आपको बताता हूँ, इसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसकी मज़ेदार कहानी ये है कि जब मैंने ये देखा, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, जब मैंने ये देखा कि मुझे कोई ड्रामे के स्लॉट में काम नहीं करने देता, तो फिर मैंने म्यूज़िक को रुजू किया। म्यूज़िक मैंने बहुत किया, बड़े बड़े शानदार प्रोग्राम किए हैं पीटीवी, पॉप मेला तक और अवार्ड्स तक मैंने प्रोड्यूस किए, पीटीवी अवार्ड्स। लेकिन ड्रामा करने का मुझे शौक था। मैंने कहा मैं उस जगह टारगेट करूं जहाँ पे कोई काम करना चाहता ही नहीं। बच्चों का ड्रामा वहाँ पीटीवी में कोई नहीं करता था, और अगर करता था तो दिल से नहीं करता था, मजबूर है यार, बच्चों का काम नहीं, कि फजूल गल है। चलो डिसाइड कर लिया, सोचा कि आइडिया क्या हो। अब आइडिया की तो बात है, आइडिया सोचना शुरू किया। तो आइडिया कैसे आता है? आइडिया ऐसे आता है कि आइडिया जो होता है ये एक सिंथेसिस होता है। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसको मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं और ऑडियो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, फिर सिंथेसाइज करके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। तो आइडिया आता है, उसमें मजमूआ होता है आपके ख्वाबों का, आपके शऊर का, आपके ख्याल का, आपके मुताले का, आपके मुशाहिदे का, आपके तजर्बे का। जब ये सब चीज़ें अशर इकट्ठी होती हैं तो फिर वो कुछ अरसा आपके दिमाग में रहती हैं, जैसे एक प्रोसेसर में आप डाल देते हैं। बिल्कुल।
जब आप प्रोसेसर में डालते हैं तो वो प्रोसेस होकर फिर एक आइडिया की शक्ल बनाता है। बिल्कुल ठीक है। यही कुछ एनिकोला जिनके साथ हुआ। एक दफ़ा यूँ हुआ कि हमने ये घर जब बनाया तो इस घर में इस घर में आसपास कोई घर नहीं था और अच्छा। एक टूटी सड़क से हम यहाँ आते थे। तो एक दिन मैं और नईम आ रहे, नईम ड्राइव कर रहा, तो मैं पीछे बैठा हुआ खड्डों में हम उछल रहे हैं। तो मैंने कहा यार भाई अगर मेरे पास कोई जिन हो ना तो मैं इस सड़क को यूँ ठीक करा दूँ। ओके पहले चलो इस सड़क के जिन भी ठीक नहीं करा सकता। तो मैंने दिल में सोचा मैं कि यार अगर फिजिकली नहीं करा सकता तो कहीं ड्रामे में तो करा सकता है ना। तो फिर ये आइडिया बना। वेरी गुड। कि एक जिन है वो उसकी नज़र ख़राब हो जाती है, वो ऐनक लगवाने यहाँ पे आता है। देखें एक तो ये नॉवेल्टी देखें। बिल्कुल। और ये नाम कैसे जेब में आया आप पूछ सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि मैं एक दिन शेव कर रहा था, शेव करके मुँह धोया, ऐनक पड़ी थी यहाँ पे, मैं उस वक्त ऐनक मुस्तकिल लगाता था। वो उठा के मैंने लगाई तो एकदम से मेरे जेब में नाम आ गया ड्रामे का, ऐनक वाला जेब। तो दैट इज़ हाउ द नेम बच क्रिएट। अच्छा, जब ये आइडिया क्रिएट किया, पीटीवी की अप्रूवल अथॉरिटीज़ को गया, जो भी उस वक्त की अथॉरिटीज़ थी, तो क्या इसको फ़ौरन ही अप्रूवल की सनद मिल गई या वो कि नहीं यार ये क्या आइडिया है? नहीं, ये ऐसा आइडिया था कि इसमें एक सेकंड नहीं लगा अप्रूव होने में। अच्छा। आप देखें ऐसा मंजर साहब हमारे बड़े अच्छे जीरक समझदार किस्म के इंसान थे, लेकिन वो सख्त प्रोफेशनल भी और सख्त। तो वो बड़ी छान पटक करते थे और दूसरों की ऐसी की कैसी करते थे कि ये काम गलत क्यों किया, ये कोई प्रोग्राम किया तुमने वगैरह। तो आइडिया मीटिंग में मैंने भेज दिया, प्रोग्राम मैनेजर को आइडिया दे दिया। उसके बाद वो जीएम के पास गया तो आइडिया मीटिंग हुई। तो जब मेरी कागज सामने आया मुझे कहते हैं सीस्ता है दिस इज गोइंग टू क्लिक। मैं समझ गया कि ये, और उसमें किसी ने कोशिश नहीं की कि यार इस आइडिया को किसी ने नहीं किया। देखो आइडिया ही ऐसा था, मतलब नाम और वो ख्याल, और उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। जाहिर है, बिल्कुल ठीक है। नहीं और माशाल्लाह कितने एपिसोड्स फिर वो गया, मैं आपको बता दूं, फिर वो इस्लामाबाद गया तो वहाँ से एक फौरन आ गया। फिर तो चल रही चीज़। कितने साल चला और कितने एपिसोड्स थे उसके? 151 एपिसोड हुए और 3 साल। 3 साल माशाल्लाह। 3 साल आप उसी फेज़ में रहे, ऐनक वाला जिन, वही कैरेक्टर्स। अच्छा, कभी वैसे फील होता है माशाल्लाह आपने बेतहाशा ड्रामा प्रोड्यूस किए, कुछ ड्रामों के नाम मेरी नॉलेज में है, शायद आग, उसके अलावा बेतहाशा प्लेस है, लेकिन वजह शोहरत ऐनक वाला जिन बन गया। तो ये चीज़ खुशी देती है या कहीं एक होता है कि यार बाकी भी तो मैंने काम किया है, मुझे हर कोई ऐनक वाले जिन से ही क्यों शनाख्त करता है? ये बहुत बड़ा, ये अक्सर डायरेक्टर के साथ इशू होता है। मैं बताऊँ कि अब जैसे इवन स्टीवन स्पीलबर्ग है, उसने कितनी फिल्में की हैं लेकिन लोगों को ईटी याद है। बिल्कुल। जैसे विंग प्राइवेट रायन, और फिल्में अक्सर लोगों की नज़र में नहीं, लेकिन काम सारा उसका अच्छा नहीं। और बाज़-औक़ात होता है जो आपका अजीज़ तरीन काम होता है वो बाज़-औक़ात हिट नहीं होता। हाँ, लेकिन वो आपने क्रिएटिवली को बहुत ही अच्छा काम किया होता है। मेरा नाम जोकर एक मिसाल है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो उसकी ज़िंदगी की बेस्ट फिल्म है, क्लासिक है, लेकिन मर्सिली फ्लॉप। बिल्कुल ऐसे ही। यही मेरे साथ हुआ, कहने को लगा जब इसका घर मशहूर हो गया कि बाकी काम मेरा पीछे चला गया। नहीं, मैं वही अभी बल्कि मैं भी सोच रहा था कि मैं भी आपका तारुफ कराते हुए गलती कर गया हूँ कि मैंने सिर्फ ऐनक वाले जिन के खालिक का जिक्र किया। आप माशाल्लाह शायर हैं, आप माशाल्लाह राइटर हैं, तो इतने सारे शोबे हैं, लेकिन वो एक ओवर रूल कर गया ऐनक वाला जिन हर चीज़ पर ही, हर जगह के ऐनक वाले जिन के खालिक। अच्छा, पहले देखिए एक बड़ी एक नफसियाती बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ पहले मुझे गुस्सा आता था कि यार तुम आग का जिक्र नहीं करते। इसमें मुझे कैश अवार्ड मिला 3 लाख का पीटीवी की, माशाल्लाह। उस वक्त लोग रोक का जिक्र नहीं करते, लोग अम्मा का जिक्र नहीं करते, तो हर वक्त ऐनक वाला जिन होती रहती। पहले मुझे गुस्सा आता था, लेकिन बाद में मैंने इस फैक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। मैंने कहा जब एक अच्छी चीज़ हो गई है तो मैं से दिल से ओन कर लेता हूं। क्रेडिट एंजॉय करो, क्रेडिट को क्यों ना एंजॉय करें के बजाय कि कूड़े। मैंने तो पीटीवी अवार्ड भी किए हैं, उनका नाम भी कोई नहीं लेता। नीलाम घर मैंने कई साल किया, वो भी इससे पीछे रह गया। अच्छा, हर नीलाम घर करना हर प्रोड्यूसर का एजाज होता था। लोग फख्र से बताते थे कि मैं नीलाम घर कर रहा हूं। जाहिर है उस वक्त का एक सुपरहिट प्रोजेक्ट था। और मुझे बुलाकर ये प्रोग्राम दिया गया था। मैंने नहीं कहा था जाके मुझे ये दें। आजम खुर्शीद मरूम अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। वो एक जवानी राना थे, खूबसूरत इंसान, अच्छी आवाज़ वाले,
बिल्कुल, मेरी मुलाकात है उनसे। है ना, बिल्कुल वो ज़ैदी बुखारी साहब के शागिर्द थे। तो एक दिन ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं एक दिन कोई प्रोग्राम कर रहा था बिसात नग़मा, उसके आखिरी एपिसोड चल रहे थे, म्यूज़िक था। तो पता लगा कि प्रोग्राम मैनेजर ने बुलाया। जब कोई अफसर बुलाता है तो थोड़ा दिल धड़कता है कि पता नहीं कोई कम खराब हो गया। क्लास लगने लगी है शायद, क्या उनकी क्लास लग जानी। तो मैं गया अंदर, लेकिन वो जो कि मेहरबान इंसान थे, शायर थे, तो हमारी शायरी भी शेयर होती रहती थी, तो उनसे इतना डर नहीं लगता था। तो देखते कहते हैं अगला नीलामगर तुमने करना, 10 सेकंड तुम मुझे समझ नहीं क्या कर रहे हैं कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था डांट पड़नी है। 10-15 सेकंड के बाद मैंने कहा सर हाँ तुमने करना है। मैंने कहा अच्छा जी करेंगे, लो डन हो गया। और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आया तो तारिक अजीज साहब आ रहे हैं, कशां दरवाजा खोल के। उनको अपनी सीट बिठाया, सीनियर आदमी थे, मैं इधर बैठ गया। तो उसे वो मंजर मुझे बड़ा याद है, पहले दिन, फिर दूसरे दिन, और फिर नीलामगर के साथ जो मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। शायद मैंने कभी किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं बताई, आपसे बात करता हूँ। वो इस तरह जुड़ी हुई है कि जब तीसरा दिन था तो हमने सोचा कि अगर प्रोड्यूसर बदला है, तारिक जी साहब कहने लगे, अब उन्हें मरहूम कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, और यार उनको प्रोड्यूसर बदले थे, चलो इधर सेट भी बदलिए, नहीं यदि अभी सेट की बात नहीं हुई। कहने लगे यदि असिस्टेंट कंपेयर बदलने हैं, बदलते हैं, उनका स्टाइल था कि असिस्टेंट कंपेयर बदलते हैं। मैं कहा ठीक है बदल लेते हैं। तो किसको बुलाएं, अभी सोच रहे थे कि दरवाज़ा खुला, एक सांवली सी लड़की अंदर दाखिल हुई और कहने लगी कि जुल्फ़कार फ़ारूक साहब हैं यहाँ पे, तो किसी और प्रोड्यूसर का नाम लिया। तो मैंने उसको एक लम्हे के लिए देखा, मैंने कहा वो तो नहीं, आप अंदर आ जाए। वो अंदर आके बैठ गई। तो तारिक साहब की तरफ मैंने देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उन्हें भी ठीक लगी। तो कहने लगे तारिक साहब के शीशा कैसे करते हैं हफीज़ ताहिर कि इसका ऑडिशन कर लेते हैं। मैं कहा लड़की तुम ऑडिशन दोगी, क्या करती है? कहने लगी कि मैं फलां स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं अपने बच्चों को प्रोग्राम में लेके आना चाह रही थी, इसलिए मैं वो बच्चों का प्रोग्राम करते हैं जुल्फ़कार साहब को, उनको ढूंढती इधर आई थी। मैंने कहा ऑडिशन क्या है? उसने ऑडिशन दिया, वो पास हो गई। उसका नाम था आसफा खान, जिससे मैंने बाद में शादी कर ली। यानी ये तो फिर इश्क व मोहब्बत की लाजवाब दास्तान शुरू हो गई है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। उसी से बच्चे मेरे हमजा। अच्छा। माशाल्लाह। तो क्या ये पहली नजर का प्यार था? या नहीं, पहली नजर नहीं, बिल्कुल नहीं, तीसरी चौथी नजर का ये प्यार? पता नहीं 85वीं नजर का प्यार था। अच्छा, क्या स्टोरी है? इस लव स्टोरी पर कुछ रोशनी डालो। स्टोरी कुछ नहीं है, बस ये चूंकि काफी साल साथ रहे तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई, बस यही कहानी है। और फिर ये भी एक बड़ी मजेदार बात है कि शादी कैसी हुई। अंडरस्टैंडिंग तो बन गई थी और तारिक साहब मुझे समझाते थे, और बाज आ जा, मुझे कोई काम सीरियस लगा। जाहिर है जी, अहले नजर लोग थे वो। प्रोड्यूसर साहब काम सीरियस, और मैं कहते नहीं सर जाने दो, कुछ नहीं होता, मेरी ख्याल है तू बात। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जिंदाबाद। फिर जनाब लेकिन जो शादी हुई वो बिल्कुल फैमिली की हुई, फैमिली में हुई। बाकायदा तौर पे मेरी अम्मी अरेंज मैरिज, और मेरे मामू सही रिश्ता मांगने गए और फैमिली लेवल पे रिश्ता तय हुआ। वेरी गुड। और बिल्कुल बारात गई, जिस तरह शादी होती है, वलीमा हुआ, सब दोस्त आए। तो तारिक साहब बड़े शौक से शरीक हुए और मुझे देख के मुस्कुराते रहे वहाँ बैठ के। मैं तो कहता सी ना। फिर तो आपको सबसे ज्यादा शुक्रगुजार जुल्फकार साहब का होना चाहिए, जिनको वो तलाश करते हुए पीटीवी तक पहुंचे। देखिए जरा कहाँ से तो कहाँ ये तक। बस जिंदाबाद जी, ये तो बड़ी एक आपने खूबसूरत दास्तान हमें सुना दी। हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक नई बात है जो पहली दफा सुनने को मिली। और आसफा भी बहुत ज़हीन थी, उन्होंने बहुत तरक्की की माशाल्लाह। फिर वो पीटीवी की आउटस्टैंडिंग एंकर हुई और फिर वो एनजीओ में चली गई और माशाल्लाह। जिंदाबाद। आज के और तब के पीटीवी में क्या फ़र्क लगता है?
मैं यूँ समझिए कि आज का जो पीटीवी है उसकी अगर एग्जाम्पल कोई हम देखें तो लगता है कि कोई फेडेड तस्वीर है। जैसी तस्वीरें पुरानी हो जाती हैं और वो उनके रंग ख़राब हो जाते हैं पुराने पीटीवी में और नई टीवी में। पीटीवी में ये फ़र्क है। देखिए उसमें एक चीज़ है, शायद आपकी तवज्जो से हम अरबाब इख्तियार तक भी कोई अच्छी बात पहुंचा सकें। माशाल्लाह 40 साल का आपका तजर्बा जो है यकीनन पीटीवी के अंदर का भी रहा है। तो कौन से ऐसे 3 इक़दामात हैं, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा पावरफुल इख्तियार मिल जाए पीटीवी में, जैसे कोई चेयरमैन या कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात करें तो ऐसे कौन से 3 इक़दामात हैं जो आप समझते हैं कि पीटीवी की ज़बूहाली को ख़त्म करने के लिए उन 3 इक़दामात से फ़ौरी असर पड़ेगा? वो 3 इक़दामात बता दें। 3 इक़दामात बताने तो मुश्किल हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि पीटीवी के प्रोडक्शन कल्चर को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। हमारा प्रोडक्शन कल्चर क्या था कि हमने कभी स्टार्स पर वो नहीं किया था इन्हिसार। तो स्टार्स होते हैं कि जी इसमें फवाद खान आएगा तुम्हारा ड्रामा हिट होगा, कोई फहद मुस्तफ़ा होगा तो कुछ बात होगी, या कोई नदीम बेग साहब को लेंगे, कभी नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन ने सबसे ज़्यादा इन्हिसार स्क्रिप्टिंग पे किया और स्टार्स बनाए हैं और स्टार बनाए। हम वी आर द स्टार मेकर्स। बिल्कुल ऐसे। कभी खान साहब को देखिए सर सारे आज बेतहाशा लंबी फहरिस्त है। शकील साहब को बिल्कुल देखें, ऐसे। राहत काज़मी को देखें, बिल्कुल देखें, इज़हार उल हक को देखें, इज़हार काजी को, सॉरी। तो इस तरह हम लोगों ने स्टार मेकर्स। एक तो पीटीवी में प्रोडक्शन कल्चर को दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है और विदाउट स्टार्स। अभी नईम बुखारी ने एक बड़ी अच्छी बात की, चेयरमैन जो हमारे हैं, कि मैंने नापा वालों से कहा, वो जो एक अदारा है कराची में, कि आपने इतने एक्टरों को ट्रेनिंग दी गायों ने, और मैंने कह दिया अपने सेंटर्स पे कि नए लोगों के साथ काम शुरू करें और मेक मोर स्टार्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये कल्चर अगर दोबारा शुरू हो, हमारा म्यूज़िक ख़त्म हो गया। पीटीवी ने अगर म्यूज़िक बनाना ख़त्म किया तो म्यूज़िक बनना ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। कोई अदारा पाकिस्तान में, कोई टीवी चैनल ओरिजिनल न्यू म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। कोक स्टूडियो वाले भी पुराने गाने दोबारा करते हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी तो काम करने की बहुत ज़रूरत है कि एक नया म्यूज़िक प्रोड्यूस किया जाए। अभी भी हमारे बनाए हुए गाने लोग सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे, दूसरे चैनल भी चलाते हैं। इस तरह एक तो मेन बात ये है। दूसरा ये है कि जो लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं उनसे काम लिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। नंबर 3, इक्विपमेंट रिप्लेस किया जाए। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट मेरा। ठीक है ना, ये बहुत अहम बात है कि नए तर्ज के डिजिटल कैमरे लाए जाएं। ठीक है। और पीटीवी को जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों को बेल आउट करती है, इतना चाहिए कि वो पीटीवी को भी बेल आउट करे। ये सरकारी इदारा और पूरी दुनिया में जितने सरकारी चैनल हैं उनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि जी अपने पाँव पे खुद खड़ा हो और खुद जनरेट करेगा दोबारा से। मेरे अनक वाला जिन 2 करोड़ रुपया साल का कमाते थे, या उस ज़माने में 2 करोड़ बहुत साल लगे। बिल्कुल ऐसे। तो अब क्यों नहीं हो सकता? अब 50-50 से अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। अनक वाला जिन से हाँ नहीं, पिछले लेकिन 10-12 सालों में पीटीवी से कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं आई कि जो नोटिस हो, स्पेशली इन हाउस प्रोडक्शन। हाँ। और ख़ास तौर पे सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि बाहर से प्रोडक्शन लेनी बंद करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं शायद थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कराची में, लाहौर में, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके भी घरों का रोज़गार इस चीज़ से चलता है जब पीटीवी बाहर से ले रहा होता है। तो उसमें तो परसेंटेज बना लें, 30-70 कर लें, कुछ परसेंट बाहर भी हिस्सा दें, कुछ परसेंट इन हाउस। लेकिन अगर बाहर की कोई प्रोडक्शन लेनी है तो फिर आउट क्लास लें। हाँ, उसमें मेरिट ज़रूर सख्त करें। ऐसा ना करें कि जो थर्ड क्लास कोई और चैनल ना खरीदे, वो पीटीवी उठा ले। मोस्टली ये हो रहा है और हुआ है बहुत दफ़ा। और या चली हुई चीज़ को फ्री रन कर दें, वो भी गलत है। दैट इज़ रॉन्ग। आपका क्या राय है टर्किश ड्रामा अर्तरल? पीटीवी ने ये एक डिसीजन लिया, एकदम पीटीवी की रेटिंग्स भी नंबर 1 पे आ गई, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है डिजिटल पे भी, सैटेलाइट पे भी। क्या ये डिसीजन दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन है, क्योंकि पीटीवी की व्यूअरशिप वापस आई है। लेकिन इसमें पीटीवी मैनेजमेंट का कोई कमाल नहीं है। ये सारे का सारा कमाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का है। ये उसी का आइडिया था। बिल्कुल। और उसने ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेके दिया और बगान ने तोहफा दिया हमें।
तो इसमें पीटीवी मैनेजमेंट का क्या कमाल है? ये सारे जो पहले लोग थे जिनको इतने मुशायरों पे रखा हुआ था, उन्होंने क्यों नहीं सोचा ये? उन्होंने क्यों नहीं सोचा? बिल्कुल ऐसे ही। मुझे भी बताइए ना खावर अजहर साहब कि 15 लाख रुपए महीना पे वो काम करते थे, वो कितना बिजनेस लेके आए हैं बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए। बस वही एक मुझे जवाब दे दें तो उनके जवाब में बाकी सारे जवाब आ जाएं। बेशक आपकी बात तो बड़ी दुरुस्त है। ऐनक वाला जिन 155 एपिसोड्स 3 साल ऑन एयर हुआ, क्या वजह है कि कोई भी फनकार ऐसा नहीं जो ऐनक वाले जिन के बाद हमें कहीं नजर आया? असल में ये सारे जितने एक्टर थे ना, ये सारे लिमिटेड टैलेंट के एक्टर थे। सबसे पहली बात तो ये है, तो उन सब के अंदर एक एक करैक्टर छुपा हुआ था। वो करैक्टर मैंने डिस्कवर कर लिया और एक्सप्लोर कर लिया। वो करैक्टर मैंने करा लिया उनसे। इसके बाद उनके पास कोई करैक्टर नहीं था करने के लिए, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। नंबर 1 एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि बाज़ किरदार इतने मशहूर हो जाते हैं कि वो एक्टर को खा जाते हैं। लोगों ने किसी और करैक्टर में उनको चांस ही नहीं दिया। चांस ही नहीं दिया किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कि उनको किसी और रोल में बुलाएं कि शायद ये ना चल सके। और उन एक्टरों के ऊपर भी वो करैक्टर इतने हैवी हो गए कि वो शायद किसी और करैक्टर करने के काबिल ही न रहे। जैसे हामून जादूगर से आप पूछें, वो कहेगा कि जी मैं तो हामून हूँ, बस मैंने कुछ और नहीं करना, मेरे लिए काम। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने स्कूल शोज, बच्चों के शोज, यही चीजें करते रहे काफी कुछ, और इसी से ही अपना सिलसिला चलाया उन्होंने रोजगार का। ये आपकी एक किताब मेरे सामने पड़ी है, मंजिल मंजिल। ये मेरा ख्याल है आपकी आखिरी किताब है अभी तक लिखी हुई किताबों में। ये लेटेस्ट ही है। इसके बाद भी कुछ लिख रहे हैं आप? नहीं, ये लेटेस्ट नहीं है। इससे बाद ये किताब चलती है मेरी मंतर। ये शायरी की किताब है? शायरी की। अच्छा, ये पंजाबी शायरी की किताब है मंतर। मंजिल मंजिल के बारे में कुछ बताएं। क्या किताब है, क्या सोच के लिखी? बच्चों के लिए नॉवल, क्योंकि बच्चों के लिए अदब का सिलसिला, मतलब हमने भी अपने बचपन में बहुत नावल पढ़े। इश्तियाक अहमद साहब एक राइटर होते थे बच्चों के, जासूसी अदब उन्होंने किया। फिर हमीद साहब अंबरनाग मारिया और बहुत सारा उन्होंने। उसके बाद बड़े अरसे से कोई बच्चों का अदब लिखने वाला साहब गाली पर क्या गुजरी। हाँ, मतलब लेकिन वो हमारे बचपन की बातें। आज के दौर में बच्चों का अदब कोई भी नहीं लिख रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात थी कि इस खला को पूरा करने के लिए मैंने ये मंजिल लिखा। और ऐनक वाला जिन जब मैं कर रहा था तो मैंने अपने दिल से वादा किया था कि मैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता रहूँगा। तो ये एक मोटिवेशनल नॉवल है। इसमें एक बच्चा है, उसको पता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, मैं कौन हूँ। तो वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में निकलता है कि मैं कौन हूँ। और वो स्ट्रगल करता है, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल करता है। और वो ये जानना चाहता है कि मेरे माँ बाप कौन है। उसका एक भाई है जो बिछड़ गया हुआ, वो यहाँ डिफेंस में कहीं मौज कर रहा है अपने असली माँ बाप के पास। इस बच्चे को एक ऐसी औरत ने पाला जो बहुत गरीब औरत है, जो कहीं गांव में रहती है। अब उसको कहाँ कैसे उस तक पहुँचा, तो वो आपको नावल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये कि वो एक मुस्तकिल स्ट्रगल करने के बाद अपनी मंजिल को पा लेता है। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर से भी एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर बच्चों का अदब पढ़वाएं, मंजिल। और इसके अलावा भी उनको मजबूर करें। आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है सिर्फ मोबाइल तक महदूद हो गई है, तो उनको थोड़ी कागज़ की भी आदत डालें। वो पढ़ा करें, मुताला किया करें। मुताला आपके ज़हन को बहुत वसी करता है और आपको सीखने के, दुनिया को जानने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो स्टडी पे ज़रूर फोकस किया करें। बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसको पढ़ा भी है और यकीनन मैं सबसे कहूँगा कि इसको ज़रूर आप लोग स्टडी करें ताकि बच्चे आजकल के अदब से थोड़े से वाकिफ़ हो सकें। अच्छा, बेतहाशा किताबें सर आपकी शायरी के हवाले से भी पढ़ी हैं, तो शायरी की क्या मोटिवेशन है आपकी? इज़ इट रोमांस, क्या है? रोमांस बेस्ड है ज़्यादा शायरी या कोई इनकलाबी शायर आप अपने आप को कहेंगे? क्या बेसिक मोटिवेशन है? बुनियादी तौर पे एक रोमांटिक पोएट हूँ। अच्छा। और मेरी शायरी का जो बुनियादी हर्फ है वो मोहब्बत है। लेकिन वो तो आपने अपनी दास्तान इश्क में ऐसी सुना दी है कि अब मैं मज़ीद उस पर क्या बात करूं। लेकिन यहाँ पे ज़रूर मैं अपने व्यूवर्स के लिए कहूँगा कि आपके जहन में आपका बेहतरीन एक रोमांटिक शेर कह लें या कोई नज़्म या कुछ गज़ल जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ कि यार ये मुझे एक चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है, मैं सुनाना चाहूँगा। चीज़ें तो बेशुमार हैं, लेकिन जो मेरी गज़ल अक्सर लोग मुझसे फरमाइश करते हैं वो मैं सुना देता हूँ कि देख लेता है मगर वो मुस्कुरा देता नहीं, देख लेता है मगर वो मुस्कुरा देता नहीं, ख्वाहिशें देता है लेकिन हौसला देता नहीं। वो अजब मुनसिफ है मुझको रोज़ करता है तलब, मुझ पे इल्ज़ामों का लेकिन फ़ैसला देता नहीं। वाह। और कह तो देता है
चले जाओ बड़े गुस्से से वो, रास्ते से हट के लेकिन रास्ता देता नहीं। वाह वाह। और मैं वो खुदा की बात करता है झुकाने के लिए, मुंतज़िर हूँ मुझको अपना वास्ता देता नहीं। और सब यही कहते हैं, देखा हम मना करते न थे, कोई भी हारे हुओं को हौसला देता नहीं। वाह 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 वाह। और आओ हम सब मिलके ताहिर जंगलों में जा बसें, शहर में कोई किसी को रास्ता देता है। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह, क्या बात है। शहर में कोई किसी को रास्ता देता नहीं, जिंदाबाद। गुस्सा आता है लाइफ में? हाँ, सबको आता है। किस बात पे ज़्यादा आता मुझे है? कम आता है। किस बात पे ज़्यादा आता है? झूठ पे, सिर्फ झूठ पे। जब आपका वो एक अरूज का दौर था पीटीवी एज डायरेक्टर, तो क्या मिजाज था? आप आर यू ए स्ट्रिक्ट डायरेक्टर या क्या था? एक्टर्स को हैंडल करने का से गुस्सा करते थे, सख्त थे, सॉफ्टली समझाते थे, या कोई एक्टर बार बार रीटेक कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या आपका होता? सॉफ्ट एंड हम्बल। मैं आज तक 27 साल कैरियर में एक बार भी शाउट नहीं किया। जिंदाबाद। न किसी अपने कैमरामैन पे, न टेक्नीशियन पे, न एक्टर पे। ये जिंदाबाद सब लोग गवाही देंगे। जिंदाबाद। चलिए, आपकी इस बात से हम जैसे जूनियर्स को सीखने का बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे हम लोग हाइपर हो जाते हैं, किसी आर्टिस्ट पे, किसी टेक्नीशियन पे, कहीं पे। लेकिन बड़े हौसले की बात है, इतना लंबा कैरियर और माशाल्लाह आप इतने सॉफ्ट स्पोकन और हम्बली आपने ये सारा काम किया। एक बात मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता हूँ, और ये आप ऑनर भी जरूर करें। जी जी। कि जो मैं अपने पैशन के बारे में, कि मेरा पीटीवी के लिए पैशन क्या था। जब मेरा आखिरी दिन था पीटीवी में, लास्ट डे जिसके बाद मैंने रिटायर हो जाना था, उस दिन भी मैंने रिकॉर्डिंग की। जिंदाबाद। मैं ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम मैनेजर फ़ारूक बशीर साहब के पास गया और उन्हें कहा कि जनाब, कल मेरा आखिरी दिन है और मैं कल का दिन भी यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, आप मुझे एक शिफ्ट दे दें। उन्होंने मुझे स्टूडियो डी में एक शिफ्ट दी, या शायद डी में, तो वहाँ पे मैंने एक नात रिकॉर्ड की। वो मेरी लिखी हुई थी, कादर शग्गन ने कंपोज की और हिना नसरुल्लाह ने वो नात गाई। और 12:01 पे मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म करके अपने हेडफोन रखे पैनल पे और अपने सारे टेक्नीशियन से कहा कि यारो, गवाह रहना कि मैंने अपने कैरियर के आखिरी मोमेंट तक काम किया। जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है, सवालात बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि आपके साथ इंटरव्यू का एक और सिलसिला मुझे दोबारा करना पड़ेगा, पार्ट बी एपिसोड 2 के नाम से। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार मुलाकात रही, बड़ी अच्छी गपशप रही और आपकी बातों से बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह एक और सेटिंग करें जिसमें यहीं से बातों का सिलसिला, जहाँ से तोड़ रहे हैं यहीं से दोबारा बातों का सिलसिला शुरू करें। एक लास्ट बात व्यूअर्स के लिए, जूनियर डायरेक्टर्स के लिए, नए आर्टिस्टों के लिए कोई मैसेज, कोई चीज़ आप रिकॉर्ड करवाना चाहें तो प्लीज़। अशर, एक ही चीज़ जो आदमी की ड्राइव होती है, तमन्ना, आरज़ू, उम्मीद, इसका दामन हाथ से न छोड़ें और इसमें ऐड करें पैशन और डेडिकेशन को और क्रिएटिविटी को। आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकते। बहुत ही मुकम्मल बात कर दी है हफीज़ ताहिर साहब ने, मेरे लिए भी, तमाम जूनियर्स के लिए और तमाम प्रोफेशंस में जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारे मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री से हट के भी। तो बड़ी ही मुकम्मल बात है कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें, कुछ पाने की तमन्ना रखें और मोटिवेशन अपनी हमेशा जवान रखें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू का। लव यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तमाम व्यूअर्स को अल्लाह हाफ़िज़।